हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का सेकंड डे है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और दोनों ही स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की बात हो रही है, दैट इज पाइकास। तो सबसे पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि अगर मैं बात करूँ पाइकास की तो ये कौन हुआ करते थे। तो जिस पर्टिकुलर रीजन को ये लोग बिलोंग करते थे दैट वॉज उड़ीसा। उड़ीसा में भी एक पर्टिकुलर जगह थी जिसका नाम था खोदरा। तो ये जो खोदरा वाला रीजन यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ के किंग ने अपनी मिलिट्री को कुछ इस बेसिस पे प्रिपेयर किया था कि एक सोशल ग्रुप हुआ करता था पाइकास, उन्हें यहाँ पर रेंट फ्री लैंड जो है वो दिया जाता था। बदले में ये जो ग्रुप होता था ये यहाँ पर मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता था किंग को, एज अ आर्मी उसके लिए यहाँ पर वर्क करता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग सही हो गया। तो अभी तक की कहानी में हम लोगों ने क्या समझा कि उड़ीसा का जो किंग है उसने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा है जो उसे बदले में क्या देता है, मिलिट्री सर्विसेज देता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है पाइकास रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स व्हेन ब्रिटिशर्स ट्राइड टू कर्टेल देयर फ्रीडम और राइट टू एक्सेस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नहीं, ऐसा नहीं है। पाइकास ने जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था तो उसके पीछे कुछ रीजंस हुआ करते थे। तो देखते हैं क्या रीजंस थे। तो देखो, ब्रिटिशर्स अपना जब एक्सपांशन कर रहे थे तो वो अलग अलग एरिया में एक्सेस कर रहे थे, और उसी के चलते उन्होंने कहाँ पर इंटरवेन करा, उड़ीसा में इंटरवेन करा। जब उन्होंने उड़ीसा में इंटरवेन करा और वो जो पर्टिकुलर किंग हुआ करता था उसके एरिया को एनेक्स करने की कोशिश करी, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में लिया। जब एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने या फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने देखा कि एक ग्रुप है जिसे तो यहाँ पर मैंने शुरू में ही क्या बोला कि रेंट फ्री लैंड दिया जाता था या फिर टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेंट फ्री लैंड, कि जब इन्हें रेंट फ्री लैंड दिया गया तो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर आप जो है उनसे किसी तरीके का रेंट नहीं ले रहे हो, टैक्स नहीं ले रहे हो, और एक एग्रेसिव ग्रुप यहाँ पर खड़ा कर रहे हो जो हो सकता है कल को ब्रिटिशर्स को ही दिक्कत दे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसके लिए यहाँ पर एक कमीशन सेटअप करा अंडर द लीडरशिप ऑफ वॉल्टर एवर। ये देखिए, ये नाम यहाँ पर लिखा है। तो इन्होंने क्या करा, एक कमीशन सेटअप करा अंडर द लीडरशिप ऑफ वॉल्टर एवर, और उसने यहाँ पर सब चीजों को एनालिसिस करा और उसने बताया कि ये सब फैसिलिटी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इन लोगों के राइट्स इस तरीके से यहाँ पर कर्टेल हुए, एज ए रिजल्ट इन्हें अच्छा नहीं लगा। सो पाइकास के अंदर कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे। फाइनली वो लोग यहाँ पर रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर क्या है आपका, फर्स्ट ओनली। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हुआ ए, दैट इज फर्स्ट ओनली। लीडर्स के नाम एक बार आप लोग देख लीजिए, ये रहे नाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं बख्शी, जगबंधु या फिर विद्याधर मोहन पात्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हमने हमारी लास्ट सीरीज में भी देखा था कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हुआ करता था। इसे कहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, तो इसे इंप्लीमेंट किया गया था बंगाल में। बंगाल में इंप्लीमेंट किया गया था 1793 में, और कौन लेकर आया था इसे, तो इसे लेकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब क्या था इसके अंदर, तो हम ये सब चीजें देखते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको कि देखिए, टैक्सेशन तो हमारे यहाँ से पहले भी लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज पहले भी हुआ करती थी। मेनली इसे आपको जो है यहाँ पर मुगल्स के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर जो टैक्सेशन वगैरह लिया जाता था, इस टैक्सेशन को वसूल करने के लिए या इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुगल्स ने अपने नीचे एक अथॉरिटी बैठा रखी थी जिसे बोला जाता था दीवान। ये जो दीवान है इसका काम होता था यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का। ये टैक्स कलेक्शन करेगा, और किससे कलेक्ट करेगा, तो भाई ये एक एक पीजेंट से जाकर कलेक्ट नहीं करता था। इस दीवान के नीचे यहाँ पर होते थे जमींदार। तो शुरू से यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो चला आ रहा था फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स। बट जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बैटल वगैरह फाइट करे, और फाइनली यहाँ पर उनको आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जब दीवानी राइट्स मिलते हैं तो उन्हें लगता है अब हम कैसे मैक्सिमम टैक्स जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसके चलते डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होती है। तो पहली पॉलिसी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, मेजर, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में किया गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा यहाँ पर जो पीजेंट्स है इनका कुछ ना कुछ परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा कि इनसे टैक्सेशन का कोई हेडेक हमें रहे ही नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर एक अथॉरिटी को एक तरीके से ऑनर बना दिया था, दैट वाज जमींदार।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आइए। जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड ओवर विलेजेस। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने यहाँ पर राइट्स किसके हाथ में दिए थे? जमींदार के हाथ में दिए थे। उन्हीं को परमानेंट ऑनर एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया था। सो परमानेंट सेटलमेंट में ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इच विलेज रेयत पेड रेंट टू दी जमींदार। तो अभी मैंने आपको बताया कि यस, यहाँ पर रेयत मतलब क्या होता है बताओ? लास्ट क्लास अटेंड करी थी आप लोगों ने, तो रेयत मतलब होता है पीजेंट्स। और पीजेंट्स जो है वो किसको टैक्स देते थे? जमींदार को देते थे। ऑब्वियसली उसे हेड बनाया है तो उसे ही देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका? सही हुआ। अब क्या होता था, जब एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी तरीके के अमाउंट की, लोन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो एक कैटेगरी होती थी हमारे यहाँ पर जिसे बोलते थे जोतेदार। ये एक तरीके के रिच पीजेंट या फिर जमींदार हुआ करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बदले में यहाँ पर किसानों को लोन देते थे और फिर उनका जो सामान होता था, जो भी उनका यहाँ पर प्रोड्यूस होता था, उसे ये खुद ही लोग क्या करते थे? सेल करते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया। तो तीनों ही बात आपको यहाँ पर सही नजर आ रही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन्होंने पूछा भी क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। कौन लाया था इसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कहाँ पर लाया था? बंगाल में लाया था। उसी को फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है भाई, अब हमने देख लिया इसका आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23, तो ये यहाँ पर एक तरीके के असर्शंस और रीजन की बात कर रहा है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन द ईयर व्हेन द ब्रिटिश वर एक्सपांडिंग देयर प्रेजेंस इन दी एशिया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो हो ही रहा था, ये तो हमने कल लास्ट क्लास में भी देखा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ आखिर किसने हमारे यहाँ पर बताया था? सो दैट वाज दादा भाई नेहरू। उन्होंने बताया हमारे यहाँ पर इंटरनल ड्रेन भी है और एक्सटर्नल ड्रेन भी है, कि इंडिया का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। तो क्या हुआ, जब ये लोग अपने एशिया में प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, आए तो एज ए ट्रेडिंग कंपनी थे, तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बिल्कुल इन्होंने क्या करा? इंडिया से ही वो पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो हम बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग इनका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है, असर्शन इज राइट। अब देखते हैं रीजन क्या था आखिर। दे यूज द इंडियन आर्मी फॉर देयर एडवेंचर्स एंड यूज्ड हैवी टैक्सेशन टू फंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना है, वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर आए हैं। अब आए हैं तो उन्हें क्या करना है? एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी उनको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज मिलिट्री। अब भाई इतनी हेवी मिलिट्री या इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या होंगे? एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो वो एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वो इंडिया में ही हैवी टैक्सेशन लगाए जाएंगे और उस हैवी टैक्सेशन के थ्रू ही हम क्या करेंगे? फिर अपना यहाँ पर जो है एक्सपांशन करेंगे। तो बच्चों असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था उसको दादा भाई नेहरू जी ने अपनी मोस्ट फेमस बुक में एक्सप्लेन किया था, दैट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर कुछ 6 फैक्टर है जो यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 6 फैक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट, इमिग्रेंट्स, होम चार्जेस, बर्डन ऑफ एम्पायर, फ्री ट्रेड, फॉरेन पर्सनल एटसेट्रा। एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर ये पूछ रहा है, विच ऑफ दिस हिल स्टेशन बिकेम द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रेसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो जगह हुआ करती थी शिमला। अब आखिर इन्होंने शिमला को ही क्यों चूज करा? तो देखिए यूरोपियंस जो है वो हमारे यहाँ कैसे एरिया से आए हैं? तो वो आए हैं कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया से, और इंडिया में जब वो जगह जगह पर रूल कर रहे हैं, एरिया का एक्सपांशन कर रहे हैं, स्पेशली बंगाल वाला एरिया वो एक बहुत ही हीटेड एरिया है। तो क्या होता था, ये लोग कई सारी डिसीजेस से यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो कि डिसीजेस के घेरे में आ जाते थे। अब जब ये यहाँ पर लंबे टाइम पीरियड के लिए रहने लगे तो उन्हें ये बात समझ में आई कि आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब आर्मी को अच्छा रहना पड़ेगा, उसे कोई डिसीज वगैरह ना हो, तो इसके लिए किसी ऐसे क्लाइमेट में हमें चलना चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। तो इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर अगर ऐसी कोई अच्छी जगह है तो वो कौन सी जगह है? शिमला। तो एज ए रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा उसे हम कहाँ पर रखा करेंगे? शिमला में रखा करेंगे। सो एक तरीके से यहाँ पर जो शिमला है उसको सोल्जर्स के रेस्ट वगैरह करने के लिए भी रखा जाता था और आर्मी को वहाँ पर भेज दिया जाता था। अगर उसे कहीं वॉर में भेजना है तो उसके पहले जाकर वो कहाँ पर रेस्ट करेगी? शिमला में। तो हम बोल सकते हैं कि इनका ऑफिशियल रेसिडेंस कहाँ था? शिमला में।
ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए जो शिमला जो कि हिल स्टेशन हुआ करता था उनको यहाँ पर इन्होंने कैसे डेवलप किया, एज अ सैनिटेरियम। सैनिटेरियम क्या होता है, जहाँ पर सोल्जर्स को रेस्ट वगैरह करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन बनाई जाती है, उसे बोलते हैं सैनिटेरियम। क्वेश्चन नंबर 25। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो ये दो लोगों के बारे में बात कर रहा है। पढ़िए स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870, लॉर्ड मेयो का एक रिजोल्यूशन हुआ था 1870 में ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। तो कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर यहाँ पर नहीं हो रहा है, डिफरेंट लेवल पर हम उसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए लॉर्ड मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1870 के अंदर यहाँ पर लॉर्ड मेयो जो है उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का वर्क किया था, और आने वाले समय में आपको यहीं पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं हम। लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882, वही लॉर्ड रिपन ने भी कई सारी चीजें यहाँ पर करी है, उन्हें ही यहाँ पर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। सो लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 हैज बीन हेल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हुआ, सही हुआ। और साथ ही साथ मैंने एक लाइन अभी और बोली कि लॉर्ड रिपन जो है उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इन दोनों के रिजोल्यूशंस के द्वारा ही आपको इंडिया के अंदर फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह देखने को मिलेगा। उसके अलावा कई सारे लेवल पर यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट भी होगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ये देखिए अभी हमने आपको ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। इसके अलावा फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में कब सेटअप करी गई थी, 1687 से लेकर 88 के बीच में, वो कहाँ पर सेटअप करी गई थी, मद्रास में की गई। तो पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बना, मद्रास में बना। आने वाले समय में डिफरेंट जगह पर भी बनेगा, जैसे कि बॉम्बे हो गया या फिर आपका कैलकाटा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सब चीज़ें हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आएगा, उसके चलते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इनिशियली वो कौन से सब्जेक्ट में रखा गया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया। बट भविष्य में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, उसके चलते इसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Welby Commission that was set up by the British government to inquire into the unnecessary expenditure। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमीशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से ही बन गया कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कमीशन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, वेलबी कमीशन। आगे पढ़िए। by the government had which of the following personality as a Indian member। तो ठीक है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि क्या हुआ। ब्रिटिशर्स, अभी देखिए हम कब से ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो पैसा है वो बार बार बाहर की ओर जा रहा है। अब क्या किया जाए, इंटरनल ड्रेन हो रहा है, एक्सटर्नल ड्रेन हो रहा है, ऑफिशियल ड्रेन हो रहा है, प्राइवेट ड्रेन हो रहा है, ब्राइब के फॉर्म में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब क्या किया जाए, तो इसके चलते यहाँ पर सबसे पहले आवाज उठाई दादा भाई नेहरू ने। उन्होंने एक बुक लिखी है यहाँ पर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो क्या हुआ, दादा भाई नेहरू जी ने जब इस तरीके के अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स के लिए डिमांड उठाना चालू करी तो ब्रिटिशर्स पर प्रेशर क्रिएट हुआ। एज अ रिजल्ट उन्होंने यहाँ पर एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसको हमने क्या नाम दिया, वेलबी कमीशन। अब भाई सिर्फ कमीशन अपॉइंट करने से काम नहीं चलेगा। अब इसके अंदर अगर सब ब्रिटिशर्स रहेंगे तो वो तो उन्हीं के इंटरेस्ट में आंसर देंगे। तो फिर क्या किया जाए, तो इस कमीशन के अंदर जो पहले इंडियन मेंबर बनाए गए थे उनका नाम हुआ करता था दादा भाई नेहरू जी। और इसने तो यही पूछा है। फिर क्या होता है, फाइनली 1900 के अंदर ये कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे कई सारे केसेस हाईलाइट होते हैं जिसमें बताया जाता है कि इंडिया का जो पैसा है वो कितना अननेसेसरी यूज किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक थी दादा भाई नेहरू जी की, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बताया था कि इंग्लैंड जो पैसा है वो किस किस फॉर्म में जाता है। तो आपको कुछ कैटेगरीज दिख रही है, सैलरीज, सेविंग्स, पेंशन, पेमेंट टू ब्रिटिश ट्रूप्स, प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश कंपनीज एटसेट्रा। तो ये अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। What were the changes introduced in the Indian governments by the Government of India Act 1858? तो अगर आपने इस एक्ट को अच्छे से कवर किया होगा तो आप इन सब चीज़ों के इजीली यहाँ पर आंसर दे सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्ट की बात हो रही है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर मैं बात करूँ इस एक्ट की, तो इसके पहले हिस्ट्री में क्या हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब हर चीज में इंटरफेरेंस, नो मैटर वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रीजनल, कुछ भी हो, तो बहुत इंटरफेरेंस हो रहा था। सो फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये इंटरफेरेंस की जो जड़ है, जिसके कारण इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इस चीज को इस तरीके से बताया कि ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो गलत आपके साथ हुआ है, वो किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश क्राउन ने किया है। तो उन्होंने आने वाले समय में एक एक्ट लाया जिसे नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इस एक्ट के चलते उन्होंने ये बोला कि भाई हम गलत नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी गलत है, तो चलो आज से उसका रूल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एबॉलिश कर देते हैं, और अब से आप लोगों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, आप पर जो रूल करेंगे वो कौन होने वाले हैं, ब्रिटिश क्राउन। मतलब अब इंडिया को डायरेक्टली कहाँ से रूल किया जाएगा, ब्रिटेन से रूल किया जाएगा। अब आप लोग उनके राजा रानी के अंडर में यहाँ पर होने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, इसका सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑल सिविल, मिलिट्री एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स वर टू बी वेस्टेड इन दी ब्यूरोक्रेसी। भाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो आपको इंडियंस भी देखने को मिलेंगे, तो क्या इतने मेजर पावर्स इन्होंने इंडियंस को दे दिए थे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीटली गलत है। इतने इंपॉर्टेंट चीजों के डिसीजन जो है वो यहाँ पर इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं थे। बताती हूँ आपको कि जो भी सिविल, मिलिट्री एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करते थे, इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर गवर्नर इन काउंसिल होती थी, और ये जो गवर्नर इन काउंसिल होती थी, ये भी मनमानी नहीं कर सकती थी, ये भी किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती थी, एंड दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कि ये जो है यहाँ पर किसको आंसर करेगी, तो ये यहाँ पर आंसर करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो ये जो पावर है ये किसके हाथ में होते थे, गवर्नर इन काउंसिल के हाथ में होते थे। तो एज ए रिजल्ट आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हुआ। फिर ये पूछ रहा है इस एक्ट का परिणाम और क्या हुआ, तो ये बोल रहा है इट इंक्रीज द लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो नहीं, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका, गलत है। सो एज ए रिजल्ट आपका एक ही स्टेटमेंट सही हुआ, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब आंसर क्या हुआ आपका, बी। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि इस एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, यहाँ पर ड्वेल गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर एबॉलिश हो गई थी, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी मेंशंस होम चार्जेस। अभी हम होम चार्जेस की बात करें, मतलब जो पर्टिकुलर चार्जेस इंडिया में लगाए जा रहे हैं। तो देखो, इंडिया से चार्ज आप किसी भी फॉर्म में वसूल सकते हो, किसी तरीके का टैक्स ले लिया आपने, या फिर आप उस पर रेलवे के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, या फिर आर्मी के ऊपर टैक्स ले रहे हो, तो कोई भी चार्ज या इंटरेस्ट जो इंडिया की तरफ से पे किया जा रहा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, होम चार्जेस। तो देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट पेएबल टू द इंडियन डेब्ट बाय द ब्रिटिशर। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका जो है इस कैटेगरी के अंदर आएगा। सेकंड बोल रहा है रेमिटेंसेस सेट बाय ब्रिटिशर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू द यूरोप। नहीं, ये नहीं आएगा, ये होम चार्जेस में नहीं आएगा। थर्ड बोल रहा है चार्जेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। बिल्कुल, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको रन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पर लगते हैं। तो थर्ड वाला भी जो है आपका इसी में आएगा। तो होम चार्जेस के अंदर आपने दो कैटेगरी यहाँ पर देख ली है। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ, डी, दैट इज फर्स्ट एंड 3। और देख लीजिए, देखो अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन दी रेलवेज या फिर सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, ये भी किस में आते थे, होम चार्जेस में आते थे। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि ड्रेन जो है वो दो फॉर्म में होता था, ऑफिशियल ड्रेन या फिर प्राइवेट ड्रेन। अब आप सोचोगे प्राइवेट ड्रेन क्या होता है, तो प्राइवेट ड्रेन मतलब हम बात करें किसी तरीके का गिफ्ट, ट्रिब्यूट्स, ब्राइब, एक्सटॉर्शन, प्रॉफिट एटसेट्रा। तो ये आएगा किसमें, आपके प्राइवेट ड्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रामोसीज राइजिंग, कच्छ रिबेलियन। ठीक है, देखो जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। कि अगर मैं बात कर रही हूँ रामोसीज राइजिंग, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आखिर रामोसी रिबेलियन क्या था या रामोसी राइजिंग क्या था। और नेक्स्ट क्या है आपका, कच्छ रिबेलियन। तो पहले मैं आपको ये टॉपिक समझा देती हूँ, फिर आप खुद मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कच्छ रिबेलियन की,
तो ये कच्छ रिबेलियन ये हुआ करता था कि यहाँ का जो राजा हुआ करता था उस राजा को डिपोज कर दिया गया था इन फेवर ऑफ हिज इन्फेंट, कि उसका जो बेटा था उसको यहाँ पर राजा बनाने के लिए उस राजा को गद्दी से हटा दिया गया। और ये काम करने के लिए कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कमांड जो है अपने हाथ में यहाँ पर ले ली थी। अब जब उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले ली तो धीरे धीरे कर वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देंगे। सो अगर मैं बात करूँ कच्छ रिबेलियन की, तो कच्छ रिबेलियन के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ का जो राजा हुआ करता था उस राजा को ब्रिटिशर्स के द्वारा हटा दिया गया था। और अब यहाँ की कमांड किसने ले ली थी? तो ये कमांड ले ली थी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में। अब जब उन्होंने यहाँ पर कमांड ले ली है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस वगैरह करेंगे, तो नेबरिंग एरिया में जो भी है उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ पर एक हिली ट्राइब रहा करती थी जिसे बोलते थे रामोसी। ये रामोसी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर आपको एक हिली ट्राइब देखने को मिलेगी। अब ये जब रामोसीज को पता चला कि इस तरीके का डिस्टर्बेंस वगैरह यहाँ पर क्रिएट करा जा रहा है, तो इन्होंने ऊपर वाला एरिया जहाँ पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक जगह आती है जिसका नाम है सतारा, तो इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़े और यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप ने क्या कर दिया? रिबेल कर दिया। सो रामोसी राइजिंग क्या था यहाँ पर कि ये लोग सतारा वाले एरिया में जो है इंटरफेयर करने लगे थे। एंड आने वाले समय में जब ब्रिटिशर्स ने सतारा के राजा को भी हटा दिया तब तो ये बात रामोसीज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो दोनों ही टॉपिक्स आपके यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, रामोसी राइजिंग ऑफ 1820s एंड 1840s अकर्ड ओवर वाटर राइट्स। तो ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। अभी मैंने आपको बताया राजा को डिपोज करने वाला इशू था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ आपका? गलत हुआ। सेकेंड देखते हैं, कच्छ रिबेलियन अकर्ड बिकॉज द ब्रिटिशर्स टुक कंट्रोल ऑफ द सॉल्ट प्रोडक्शन एट दी कोस्ट। तो नहीं, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका? गलत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ? कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हुआ आपका? डी, दैट इज नन। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें लीडर का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर रामोसी रिवॉल्ट में जो लीड कर रहे थे उनका नाम था चित्तूर सिंह। क्या नाम था? चित्तूर सिंह। और ये इशू मैंने आपको अभी के भी पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या होती है आखिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन में देखा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब आप किसी न किसी के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी हो, आपको उसको इस चीज के लिए आंसर करना होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो हमें हमारा आंसर यहीं पे मिल गया कि यस, गवर्नर जो है वो मनमानी नहीं कर सकता है, उसे अपने मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस लेनी होगी। एंड यहाँ पर ये लोग किसके प्रति आंसरेबल होने वाले हैं? टुवर्ड्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर वैसे तो यही है। एक बार और ऑप्शन देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक मेजर स्टेप्स इन प्रमोटिंग द वेलफेयर। कोई कनेक्शन नहीं है। वॉइसरॉय गवर्नर मिनिस्टर वुड कंडक्ट themselves strictly based on laws। ऐसा भी कुछ नहीं है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी विल एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, नहीं ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है इसका आपका? ए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे मोड पर लेके जाना चाहते हैं तो परसिवरेंस आईएएस आपके लिए 1 ईयर कोर्स वैलिडिटी का यहाँ पर प्री प्लस मेंस का कोर्स लेकर आया है फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। न्यू बैच इसका स्टार्ट हो चुका है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज 4500 रुपीज। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मेंस आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोर्स के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला डेपुटेशन टू दी मिंटो 1906 वाज कंसर्न्ड विद। शिमला डेपुटेशन क्या था कि शिमला डेपुटेशन? तो देखिए क्या हुआ है, 1885 में यहाँ पर कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? कांग्रेस का। और कांग्रेस के अंदर मेनली जो आपको लोग देखने को मिलेंगे जिनका डोमिनेंस था, दैट वाज हिंदू कम्युनिटी। अभी कांग्रेस यहाँ पर रूल कर रही थी बट ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कर लोगों के बीच में यहाँ पर फूट डालना स्टार्ट कर दी। एज अ रिजल्ट 1905 में, इसी के जस्ट पहले एक इवेंट हुआ है तो वो देख लेते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एक में मुस्लिम कम्युनिटी का डोमिनेंस था, एक में हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मुस्लिम्स को एक बात समझाई कि ये जो पार्टीशन किया जा रहा है वो आपके भले के लिए किया जा रहा है, आप लोगों को अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए, आप लोगों को ट्रेडिंग राइट्स मिले, आप लोगों की ग्रोथ हो, एडवांसमेंट हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो
तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के मन में ये बात यहाँ पर आ चुकी थी। तो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा अगले ही साल 1906 में, जब एक मीटिंग होती है और एक पर्टिकुलर ग्रुप कहाँ पर जाता है, शिमला में जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मिंटो। एंड यहाँ पर जो है मेनली जिस चीज पर ये लोग फोकस्ड रहते हैं दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिमों का जो नेता है वो भी कौन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाए मुस्लिम्स का। क्यों? क्योंकि इनको एक बात ये लग रही थी कि कांग्रेस जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करती है, हिंदूज का करती है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, सेपरेट लीडर की डिमांड जो है वो रखने वाले हैं। और भविष्य में ये डिमांड एक्सेप्ट भी होगी इसके जस्ट 3 साल बाद। पहली बार आपको इसका बीज कहाँ बोया हुआ दिख रहा है, 1906 में। तो जस्ट 3 साल बाद बोला, मतलब मैंने कौन से ईयर पर हम आ गए हैं, 1909 में। 1909 में आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जब यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए यही सब अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो आपको कब देखने को मिलेगा, 1909 में, जब आप यहाँ पर देखोगे। अच्छा, कुछ चीज़ों और आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें मेन लीडर जो है वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, सलीमुल्लाह खां देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है यहाँ पर सैयद अहमद का। ये सब प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अरे वाह, ये तो हमने कल भी यहाँ पर पढ़ा था। देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की अगर हम बात करें सो मेनली आपको ये बंगाल वाले एरिया के अंदर ही इशू देखने को मिलेगा कि जब फर्स्ट यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो वहां का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसको एक कॉन्स्पिरेसी के चलते खत्म कर दिया गया था उसी के कमांडर इन चीफ के द्वारा। बट आने वाले समय में यहाँ पर जो है फाइट होने लगती है, अगला नवाब कौन, अगला नवाब कौन। तो मीर जफर और मीर कासिम के बीच की ये जो टसल रहती है, उसके चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल होता है 1764 में। कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर होता है 1764 में, जिसमें कैंडिडेट्स में आप देखोगे यहाँ पर मीर कासिम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसने मुगल एम्परर की हेल्प ली थी जिसका नाम था शाह आलम II, और अवध के नवाब की हेल्प ली थी जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। ये जो भी पॉइंट्स मैं बोलती हूँ अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग इतना बड़ा यहाँ पर एक ट्रिपल अलायंस बनाए बट उसके बाद भी हार गए। जब हार गए तो ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी मनमानी से ट्रीटी करवाई। तो सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जिसे पकड़ा गया वो कौन थे, शाह आलम II, क्योंकि वो तो एक मुगल एम्परर थे जो मदद कर रहे थे। तो इस ट्रीटी के अंदर जो है यहाँ पर मेन सिग्नेटरी कौन दिखेंगे आपको, शाह आलम II। एंड ब्रिटिशर्स की तरफ से जो लीड कर रहा था उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन्हीं दोनों के बीच में साइन हुई थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, सही हुआ। अब क्या हुआ इस ट्रीटी के बाद, तो शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर हेड है यहाँ पर, उसको बोला गया कि हमें आपसे कुछ राइट्स चाहिए। उन राइट्स को जिन नाम से बुलाया जाता था दैट वाज दीवानी राइट्स। क्या होते हैं दीवानी राइट्स, तो दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन के राइट्स। अब इन्होंने टैक्स कलेक्शन के राइट्स लिए तो उसमें 3 मेजर प्रोविंसेस के राइट्स इन्होंने यहाँ पर डिमांड करे। वो 3 मेजर प्रोविंस कौन सी थी, इन्हें आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ पर ये 3 जगह हुआ करती थी, उसके अलावा कई सारे विलेजेस वगैरह भी हुआ करते थे। तो यहाँ के दीवानी राइट्स जो है वो किसको मिल गए थे, ब्रिटिशर्स को मिले थे। किसने दिए थे, शाह आलम II ने दिए थे। कौन था शाह आलम II, मुगल एम्परर हुआ करता था, जिसने कौन सी ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसके साथ साइन करी थी, रॉबर्ट क्लाइव के साथ साइन करी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका, सही हुआ। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ, सी, बोथ 1 एंड 2। देख सकते हो आप यहाँ पर इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। द पलियक्कर्स वॉर्स ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी वॉज कॉज्ड ड्यू टू पलियक्कर वॉर। तो सबसे पहले अगर हमें देखें तो हमें पता होना चाहिए पर्टिकुलर वॉर कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था। तो यस, देखते हैं हम। पलियक्कर वॉर जो है ये बेसिकली जिन 2 पार्टीज के बीच में हुआ था वो हुआ करते थे पॉलीगर्स। पॉलीगर्स मतलब इन लोगों को एक तरीके के जमींदार होते थे, टैक्स कलेक्शन के राइट्स भी होते थे, कई सारी जगह पे टैक्स फ्री भी होते थे। अब ये पॉलीगर वर्सेस ब्रिटिशर्स हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से एरिया में हुआ था।
तो ये जो पॉलीगर नाम दिया जाता था जमींदार को, ये पर्टिकुलर दिया जाता था तमिलनाडु वाले एरिया में। सो यहाँ पर जब तमिलनाडु वाले एरिया में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट करा, वहां के राजा को उन्होंने ओवरथ्रो वगैरह करा, सो पॉलीगर्स के ऊपर कई सारी टैक्स पेनल्टीज निकल कर आ रही थी। तो ब्रिटिशर्स उन्हें यहाँ पर जो है इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे कि आप जो है आपके पेंडिंग टैक्सेस वगैरह दीजिए, और नए नए ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी यहाँ पर लेकर आ रहे थे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो पल्लियकर्स या पॉलीगर्स हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर क्या छेड़ दिया, वॉर छेड़ दिया। और मेन रीजन क्या समझ में आया आपको इसका, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये देखिए अभी मैंने आपको एरिया बताया, यहाँ पर तमिलनाडु वाले एरिया में ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड इसमें देखना है कि हमने एक शब्द यूज करा, दैट इज म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब हम यहाँ पर जिन लोगों के रिबेल की या फिर वॉर की बात कर रहे हैं वो कौन होने वाले हैं, सिपॉय। तो आर्मी के अंदर जो सिपॉयज हुआ करते थे उनसे रिलेटेड ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ये इशू जो है वो होने वाला है। तो देखते हैं क्या है रीजन। सबसे पहले, बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस नियर मालाबार कोस्ट हर्टिंग पीजेंट्स लाइवलीहुड। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। म्यूटिनी मतलब किसकी बात चल रही है, सिपॉयज की बात चल रही है। पहला स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है, पीजेंट्स की। मतलब पहला स्टेटमेंट तो आपका किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। तो आप एलिमिनेट कर दीजिए कि आपका आंसर ए भी नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनेक्सेशन ऑफ सदर्न प्रिंसली स्टेट। तो नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं था, तो सेकंड रीजन भी यहाँ पर नहीं रहेगा। थर्ड देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आर्मी रेगुलेशन। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर सिपॉयज की बात कर रही है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो आपका डेफिनेटली होने वाला है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आर्मी रेगुलेशन से रिलेटेड तो होगा ही। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होने वाला है, सी, 3 ओनली। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ क्या कि वेल्लोर म्यूटिनी क्या थी। जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने लाइंस पर या अपने अकॉर्डिंग आर्मीज को अरेंज कर रहे थे या नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहे थे, तो तभी की बात है कि जो पर्टिकुलर वेल्लोर वाला एरिया हुआ करता था वहां पर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए गए। जैसे कि जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए नया पूरा यूनिफॉर्म हो गया कि आपको इस तरीके का यूनिफॉर्म पहनना होगा, इस तरीके के वेपन्स रखने होंगे, इस तरीके से डिसिप्लिन रहना होगा, ये पोजिशन, ये पोस्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके के डिसिप्लिनरी एक्शंस यहाँ पर रेगुलेशंस लेकर आए। तो ये चीज जो है यहाँ के सिपॉयज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सिर्फ यही रीजन नहीं था बच्चों, और भी कई सारे रीजंस थे। जैसे कि जो सिपॉयज हुआ करते थे उनको ऐसा पर्सनली महसूस होता था, और जो बहुत हद तक सच भी है, कि यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था ब्रिटिश सिपॉय के कंपैरिजन में और इंडियन सिपॉयज के कंपैरिजन में। उसके अलावा कुछ और डिसिप्लिनरी एक्शंस होते थे, जैसे कि यहाँ पर जो सैनिक वगैरह होते थे उनको दाढ़ी मूंछ अपनी जो है वो क्लीन रखनी होती थी, क्लीन शेव उन लोगों को रहना होता था। तो इससे उन्हें लगता था कि हमें रीजनल इंटरफेरेंस भी हो रहा है, या सॉरी रिलीजियस इंटरफेरेंस भी हो रहा है। तो इस वजह से उन्हें लगता था कि शायद ये लोग हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इस तरीके से हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमारे बिलीफ्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो फाइनली यहाँ पर सिपॉयज जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल कर दिया और उसे ही क्या नाम दिया गया, वेल्लोर म्यूटिनी। एक्सप्लेनेशन आप यहां पर इस चीज का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखिए चलिए देखते हैं। पहले एक्ट की अगर हम बात करें, एक्ट ऑफ 1909। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1906 के अंदर शिमला डेपुटेशन हुआ, जहां पर मुस्लिम्स को राहत देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए एक लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, जिसको क्या बोला गया, मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं भविष्य के लिए प्रॉमिस किए गए। एज ए रिजल्ट 1909 में एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ 1909, जिससे मुस्लिम्स के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यस, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या करा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और मुस्लिम्स के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब आपका फर्स्ट आंसर तो डेफिनेटली होने वाला है, पर जल्दबाजी में हमें सिर्फ फर्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, और भी देखते हैं थोड़ा डीप में। नेक्स्ट है आपका एक्ट ऑफ 1919। अब एक्ट ऑफ 1919 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया था। नॉट ओनली मुस्लिम्स, आने वाले समय में आप देखोगे दूसरी कम्युनिटीज भी हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिख हो गए या फिर इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस वगैरह हो गए। इन लोगों के लिए भी क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब सेकेंड भी आपके ऑप्शन में डेफिनेटली आने वाला है। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में है एक्ट ऑफ 1935।
अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो यस, इसमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए और आगे बढ़ गए। अब इसके अंदर क्या हुआ, तो आपको याद रखना है, इसके अंदर पर्टिकुलर जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो हुआ करते थे डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास या फिर मैं बोल सकती हूँ शेड्यूल्ड क्लास। एंड नॉट ओनली डिप्रेस्ड क्लास, यहाँ पर वुमेन्स के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाएगी। तो 1909 में किसकी बात करी हमने यहाँ पर, मुस्लिम्स की। 1919 में किसकी बात करी हमने, सिख की, एंग्लो इंडियंस की। एंड 1935 में किसकी बात करी, डिप्रेस्ड क्लास की। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, कौन कौन से एक्ट है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड थे, नो मैटर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। ये देखिए इस तरीके से आपके साथ खेला जाता है। जेंडर की बात करें तो 1935 में हमने देखा कि वुमेन्स के लिए भी रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई थी। तो आंसर क्या होगा आपका, डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप यहां पर इसका। लॉर्ड मिंटो जो है उन्हें ही यहां पर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पहले ही हाईलाइट कर लो। कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन की बात चल रही है। अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड। अब भाई वहां पर अगर कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था तो इंडिया में कैसे ये चीज इफेक्ट हुई, यही पूछा है इसने। यस, तो देखते हैं आखिर इसके पीछे क्या है। तो फर्स्ट इन्होंने बोला वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन। भाई आप हमारे मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ का जो कॉटन होता था वो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता था और उसको ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा जो है इंपोर्ट किया जाता था। स्पेशली छीट वगैरह जो होता था कि वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो उन्होंने क्या करा, इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटीज लगानी स्टार्ट कर दी कि इंडियंस जो है वो अपना माल वहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए। सो पहला पॉइंट जो है इसके चलते क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब इन्हें लगा कि इंडियन कॉटन हमें पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है तो इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था, उखाड़कर बाहर फेंक दिया था। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस भी बना दिया गया था कि अगर कोई यहाँ पर इंडियन कपड़ा खरीदते या बेचते दिखता है तो उसको जेल भेजने के प्रावधान भी हुआ करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने इंडियंस के साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑब्लिगेशंस वर इम्पोज्ड ऑन डोमेस्टिक कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया विच इंक्रीज्ड इंपोर्ट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपोर्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑब्लिगेशन, अगर ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑब्लिगेशन या फिर इस तरीके के कोई भी बैन वगैरह लगाए जाएंगे तो ये तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को ही हर्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आंसर क्या हुआ आपका ए, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी द एंग्लिशिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी वाज नोन इन द टेक्स्ट ऑफ। ये बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी है। दो नाम है, अगर आपको दोनों के मीनिंग पता है तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। एक नाम क्या बोला उन्होंने, एंग्लिसिस्ट, और एक क्या बोला, ओरिएंटलिस्ट। तो लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था। ओरिएंटलिस्ट मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका जो झुकाव है वो किस तरफ है, ईस्टर्न साइड पर है। और ईस्टर्न साइड में भी अगर मैं बात करूं तो मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ईस्टर्न थॉट। और वहीं अगर मैं बात करूं एंग्लिसिस्ट, मतलब ये आपकी कौन से थॉट्स की बात करने वाले हैं, वेस्टर्न थॉट। तो अब देखो इन दोनों से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया के अंदर, दैट वाज मेनली रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। क्या हुआ भाई, अब जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो एजुकेशन पे पैसा भी वही लोग लगा रहे थे। तो इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ती है कि अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो किस चीज पे लगाया जाए। वो जो बच्चे हैं जिन्हें भविष्य के लिए पढ़ाया जा रहा है, जॉब के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, तो वो एंग्लिसिस्ट मीडियम होना चाहिए या ओरिएंटलिस्ट मीडियम होना चाहिए। तो इसी के चलते हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि लॉर्ड मैकाले जो हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन की तरफ यहाँ पर जोर दिया था। तो दोनों की जो कंट्रोवर्सी है, ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि भैया आप उन्हें वर्निकुलर लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दीजिए, हमारा हिंदी लैंग्वेज के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो जो भी लोकल लैंग्वेजेस यहाँ पर अवेलेबल है और इंडियन नॉलेज के ऊपर एम्फेसाइज किया जाए। और वहीं एंग्लिसिस्ट का कहना था कि नहीं, अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो इस तरीके की साइंस की, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए कि भविष्य में हम जॉब के लिए उन्हें प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो कंट्रोवर्सी है रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द होम
रिवोल्ट। आज की क्लास में आपने कई सारे रिबेलियन या फिर रिवोल्ट भी पढ़ लिए हैं, तो इससे आपका रिबेलियन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम, द अहोम रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज लेड बाय, तो इसमें आपको मेन लीडर का नाम रखना है यार, और उनका नाम है गोमधर कुंवर। अब आपको बता देती हूँ आखिर ये रिवोल्ट क्या था। तो अहोम रिवोल्ट की अगर मैं बात करूं तो मेनली ये जिस एरिया के अंदर हुआ था दैट वाज द एरिया ऑफ असम। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जब असम के अंदर, एक्चुअल में हुआ ये था कि जो बर्मा वॉर हुआ था उसके बाद डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को लेकर उस पर्टिकुलर एरिया से विड्रॉ हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा यहाँ पर किस एरिया में इंटरवेन करना स्टार्ट किया, असम वाले एरिया में इंटरवेन करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने असम वाले एरिया में इंटरवेन करना स्टार्ट किया, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर अहोम ट्राइब हुआ करती थी, जिसके अंदर एक मेन लीडर निकल कर आएंगे जिनका नाम रहेगा गोमधर कुंवर। सो फाइनली इन लोगों ने यहाँ पर एक तरीके का वॉर छेड़ दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा, और जो असम के राजा हुआ करते थे महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र, उन्हें अपर असम वाला एरिया जो है वो हैंडओवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंग्लो मैसूर वॉर। अब अगर हम देखें एंग्लो मैसूर वॉर की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो चलिए वन बाय वन डील करते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये तो हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यू सीरीज में भी देखा है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ये जो ट्रीटी थी ये किस टाइप की ट्रीटी थी, तो ये एक तरीके की डिफेंसिव ट्रीटी हुआ करती थी। डिफेंसिव ट्रीटी मतलब इसके अंदर ये प्रॉमिस लिया गया था ब्रिटिशर से हैदर अली के द्वारा कि अगर भविष्य में कोई भी हम पर इंटरनली या एक्सटर्नली अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करेंगे। तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। बट कल ही मैंने आपको बताया कि जब रिपीटेडली यहाँ पर मराठास अटैक कर रहे थे मैसूर वाले एरिया में, तब ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करने नहीं आए, मतलब आपने इस ट्रीटी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और इसी का परिणाम भविष्य में होगा, जब आप देखोगे क्या होगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा अंडर द लीडरशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, कंप्लीटली करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, हैदर अली वॉज डाइड इन द कोर्स ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नहीं, थर्ड तो फाइनल वॉर था। हैदर अली जो है उसकी डेथ कौन से वॉर में हुई थी, सेकंड वॉर के अंदर हुई थी, इसमें मिड में हुई थी ड्यू टू कैंसर। और फाइनली फिर इसको किसने टेक ओवर किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। और इस वॉर के अंदर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, दोनों के बीच में शांति को बनाए रखने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, गलत। थर्ड देखते हैं, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नरशिप ऑफ जॉन शोर। नहीं, ये तो हमने कल भी पढ़ा है, यहाँ पर हमने देखा था कौन लीड कर रहा था, कॉर्नवालिस। तो आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ए, दैट इज वन ओनली। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एंग्लो मराठा वॉर। अभी दो ट्रीटीज की बात कर रहे हैं, एज पर द ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड एज पर द ट्रीटी ऑफ बसिन। अगर आपने एंग्लो मराठा वॉर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें कई सारे रिपीटेड वॉर्स हुए हैं और उनमें कई सारी मल्टीपल ट्रीटीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं क्या था इस ट्रीटी में। फर्स्ट ट्रीटी बोल रहा है ट्रीटी ऑफ सालबाई, विच वॉज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, जब वो फाइनली एंड होने वाला था तो उसको कंक्लूड करने के लिए एक ट्रीटी हुई जिसका नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इस ट्रीटी के चलते यहाँ पर कुछ प्रोमिसेस किए गए कि सेल्सेट नाम का जो रीजन है वो किसके अंडर में रहेगा, तो इट विल बी अंडर द पोजीशन ऑफ इंग्लिश। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, कंप्लीटली करेक्ट हुआ। सेकेंड देखते हैं, एज पर द ट्रीटी ऑफ बसिन। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो एंड होने वाला था और आफ्टर द बैटल ऑफ पूना, यहाँ पर जो बाजीराव पेशवा सेकंड हुआ करता था उसने जाकर ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बसिन। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नाना फडणवीस की डेथ हो गई थी और उसके बाद सभी जो भी मराठास हुआ करते थे, सॉरी, वो सब आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जिसके चलते जो सिंधिया हुआ करते थे उनकी फाइट होती है होलकर्स के साथ और जसवंत राव होलकर उसे हरा देता है। एंड फाइनली वो पूना में जाता है और पूना में जाके बाजीराव सेकंड को ढूंढ रहा होता है। उस समय बाजीराव सेकंड भाग कर जाता है ब्रिटिशर्स के पास और एक ट्रीटी करता है जिसे क्या बोलते हैं हम, ट्रीटी ऑफ बसिन। 1802 में आफ्टर द बैटल ऑफ पूना ये ट्रीटी होती है।
एंड फाइनली ही एग्रीड टू गिव अप ऑल द क्लेम्स ऑफ चौथ ऑन निजाम्स डोमिनियन। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में मराठास दो तरीके के टैक्स वसूल करते थे, एक होता था सरदेश मुखी और एक होता था चौथ। तो ये जो चौथ है ये लोग हैदराबाद से भी वसूल करते थे, तो इन्होंने इस ट्रीटी के अंदर अपना जो राइट है इसे गिव अप कर दिया था। तो एज ए रिजल्ट आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। एक्सप्लेनेशन आप इसका यहां पर देख सकते हैं। आई होप आज आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजा आया होगा। इस तरीके की अच्छी सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एंड पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।